मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको फ्रांस की क्रांति के कारण बताए थे। मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और वो सामाजिक परिस्थितियां थीं जिन्होंने फ्रांस के अंदर इस क्रांति को जन्म दिया। आज मैं आपको फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों की विस्तृत जानकारी दूंगा। फ्रांस का सौभाग्य ये था कि उस समय ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे लेखक जन्म ले चुके थे कि जिन्होंने फ्रांस की जनता को जगाने का कार्य किया। आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि अगर आपको ये मालूम नहीं हो कि आपके अधिकार क्या हैं, तो उस समय तक आप अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आपको ये मालूम नहीं हो कि आपका शोषण किस तरह किया जा रहा है, उस समय तक आप उस शोषण से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आपको ये मालूम नहीं हो कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है, उस वक्त तक आप न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। न्याय प्राप्ति के लिए जनता को जागरूकता करने का ये कार्य फ्रांस के इन लेखकों, इन बुद्धिजीवियों ने किया। इनमें 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं: मॉन्टेस्को, वॉल्टेयर और रूसो। मॉन्टेस्को पेशे से वकील था, लेकिन वह एक विद्वान था। उसे लिखने पढ़ने में बहुत रुचि थी और उसने अपने पीछे कई पुस्तकें छोड़ी हैं। उसने यूरोप के कई देशों का दौरा किया था। उसमें इंग्लैंड में उसने अपना काफी समय व्यतीत किया और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को उसने बहुत करीब से देखा। मॉन्टेस्को की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ है। स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्को ने 7 शासन प्रणालियों की समीक्षा की है। उसमें उसने इंग्लैंड की शासन प्रणाली की प्रशंसा की है और फ्रांस की शासन व्यवस्था की उसने आलोचना की है। मॉन्टेस्को ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वो उसने राजा के दैवीय अधिकारों पर की आलोचना करके उसने डिवाइन राइट्स को बहुत कठोर शब्दों में उसने उसको गलत करार दिया। उसने कहा कि डिवाइन राइट्स हैं जो सबसे ज्यादा अन्याय को जन्म देते हैं। दूसरी जो मॉन्टेस्को की विशेषता है वो ये है कि उसने शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर को रेगुलर, बाकायदा तरीके से जनता के सामने रखा। सेपरेशन ऑफ पावर का अर्थ यह है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों को अलग अलग होना चाहिए, तीनों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये तीनों चीजें एक जगह पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण ही किसी भी राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं, विशेषकर अगर न्याय की बात करनी हो। जब ये तीनों पावर्स किसी एक हाथ में आ जाती हैं तो फिर हमेशा अन्याय और शोषण जन्म लेता है। मॉन्टेस्को की इन विचारों ने जनता को प्रभावित किया, खासतौर से जो जनसाधारण थे जो मिडिल क्लास था। ये मिडिल क्लास वो था जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहता था। और मैंने पिछली बार बताया भी था आपको कि इनके पास पैसा भी आ गया था और ये चाहते थे कि इनको वो स्टेटस प्राप्त हो जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट्स के लोगों को प्राप्त है। ये लोग मॉन्टेस्को के इन विचारों से बहुत प्रभावित हुए। इसीलिए यूरोप के बुद्धिजीवियों में मॉन्टेस्को का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मॉन्टेस्को के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम है वो है वॉल्टेयर का। वॉल्टेयर की अहमियत को आप इसी से समझ सकते हैं कि वो उसे जनता राजा वॉल्टेयर कहा करती थी। वॉल्टेयर बेसिकली मानव स्वतंत्रता का बहुत बड़ा लंबरदार था। वो जहां भी शोषण या अत्याचार देखता वो तुरंत पहुंच जाता और उसके खिलाफ संघर्ष आरंभ कर देता। उसे कई बार जेल जाना पड़ा, उसे फ्रांस को छोड़ना पड़ा, परंतु मानव स्वतंत्रता के लंबरदार के रूप में उसने अपने संघर्ष को कभी नहीं त्यागा। इसी कारण उसका वहां के चर्च से भी संघर्ष हुआ। चर्च की बड़ी आलोचना की है अपने लेखों में उसने। वो चर्च को बदनाम स्थान कहा करता था। वो कहता था कि चर्च का करप्शन और जो भ्रष्ट है ये, इसके कारण ही जनता बहुत ज्यादा दुखी है। वॉल्टेयर के इन विचारों ने जनसाधारण को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। लेकिन इनमें तीसरा नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रूसो का। रूसो का केवल यूरोप के नहीं, विश्व के बुद्धिजीवियों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रूसो, उसकी सबसे मशहूर पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अपने प्रारंभिक जीवन में रूसो तकरीबन 14 साल तक विभिन्न जगहों पर मारा मारा फिरता रहा, जहां पे उसने जीवन का अनुभव किया। उसने देखा कि जनता के साथ कहाँ अन्याय होता है और क्यों अन्याय होता है। उसने देखा कि जनता का शोषण क्यों किया जाता है और किस तरह किया जाता है।
इसीलिए उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, उसका पहला सेंटेंस यह है कि इंसान स्वतंत्र पैदा होता है परंतु चारों तरफ से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसका कहना यह था कि समाज का आधार वो पारस्परिक समझौता है जो उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने जनता की सॉवरेंटी, जनता के प्रभुत्व यानी सॉवरेंटी ऑफ पीपल के कानून को बड़ी भांति से और बहुत शक्ति के साथ उसने जनता के सामने रखा। उसका मानना यह था कि पावर्स जनता के हाथ में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मानव स्वतंत्रता का भी बहुत बड़ा प्रतीक था। इसीलिए क्रांति की जो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी, इसमें से स्वतंत्रता और समानता को रूसो ही था जिसने सबसे पहले पूरी शक्ति के सामने जनता के सामने उसने उसे पेश किया। रूसो के विचारों ने जनता को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इतिहासकारों का मानना है कि वो उसको इस क्रांति का मसीहा कहते थे, प्रॉफिट कहा जाता था उसको। ये माना जाता है कि अगर रूसो नहीं होता तो शायद ये क्रांति इस तरह से कभी जन्म नहीं ले सकती थी। और यहां ये भी समझ लें कि फ्रांस की जो परिस्थितियां थी, ऐसी परिस्थितियां यूरोप के कई देशों में थी, परंतु क्रांति वहां नहीं हुई। क्रांति कहां हुई? फ्रांस में हुई। उसका कारण ये बुद्धिजीवी थे। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ये वो लोग थे कि जिन्होंने जनता को प्रेरणा दी। उन्होंने जनता में एक नई उम्मीद का सूरज रोशन किया। उन्होंने केवल जनता को ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, उन्होंने ये भी बताया कि तुम इस गलत और इस करप्ट मार्ग से कैसे निकल सकते हो। उन्होंने केवल ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ राजा या नोबल्स या चर्च क्या न्याय कर रहा है, उन्होंने ये भी बताया कि इस न्याय को प्राप्त करने के लिए तुम किस प्रकार से संघर्ष कर सकते हो। इतिहासकार मानते हैं कि ये बुद्धिजीवी, ये लेखक वो लोग थे जिन्होंने फ्रांस में इस क्रांति को सबसे ज्यादा जन्म देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि फ्रांस की इस क्रांति में वो राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक, जिन्होंने फ्रांस की इस क्रांति को जन्म दिया। मैं अपनी तीसरे लेक्चर में बताऊंगा कि फ्रांस में इस क्रांति के विभिन्न चरण किस तरह से वजूद में आए। हम अगले लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि क्रांति की विभिन्न घटनाएं क्या थी।